हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हमारा है वो पूर्ण प्रतियोगिता है, परफेक्ट कंपटीशन है। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन को समझें, मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी पिछली वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर मेरी पिछली वीडियोज़ को देख लें और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वो बाजार की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक समान वस्तु के बहुत सारे क्रेता, अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं, और एक जो क्रेता होगा या फिर एक जो विक्रेता होगा वो बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्या होता है कि वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। दोस्तों, जैसे कि एक क्रेता और एक विक्रेता होने से क्या होगा कि वो बाजार की प्राइस को चेंज नहीं कर सकेगा, प्रभावित नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक जो क्रेता होगा वो बहुत थोड़े ही भाग को खरीदेगा और एक जो विक्रेता होगा बहुत थोड़े ही भाग का उत्पादन करेगा। इस प्रकार क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही मतलब की कीमत होती है, एक वस्तु की एक ही कीमत होती है, अलग अलग कीमत नहीं होती है। तो इसमें ये कंडीशन है कि यहाँ बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, तो यही एक बाज़ार की सिचुएशन होती है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता मौजूद होती है। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स होते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए दोस्तों यह आवश्यक होता है, यह आवश्यक शर्त है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होनी चाहिए, बहुत सारे बायर एंड सेलर होने चाहिए, क्योंकि एक जो क्रेता होगा वो बहुत बड़े भाग का, ठीक है, एक कुछ ही भाग को ही खरीद सकेगा, और एक जो विक्रेता होगा वो बहुत समूचे उत्पादन का थोड़ा ही भाग उत्पादन कर पाएगा। इस प्रकार क्या होगा कि वे लोग बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड आते हैं हम लोग वस्तु की समरूप इकाइयाँ, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक होता है कि वस्तु जो होगी वो समरूप होगी। यहाँ समरूप का अर्थ यह है कि वस्तु के जो गुण होंगे वो एक जैसे होंगे। इस प्रकार क्या होगा कि कोई भी क्रेता और कोई भी विक्रेता जो होगी वो बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। थर्ड आते हैं हम लोग फर्मों के प्रवेश एवं निकासन की स्वतंत्रता, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक है कि फर्म जो होती है वो ईजिली जा सकती है और ईजिली आ भी सकती है, ठीक है। कोई भी उद्योग जो होगा, उद्योग में किसी भी उद्योग में उद्योगपति जो होगा वो उस उद्योग को छोड़कर किसी दूसरे उद्योग की स्थापना कर सकता है और वो किसी दूसरे उद्योग में जा भी सकता है। तो आने और जाने की कोई भी मतलब कि ये नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर बोला जाए तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, बाधा नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ आते हैं बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए दोस्तों यह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता दोनों को ही बाजार की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विक्रेता को यह जानकारी होनी चाहिए कि एक दूसरा जो विक्रेता है वो किसी वस्तु को किस मूल्य में बेच रहा है, ठीक है। और क्रेता को यह जानकारी होनी चाहिए कि वो वस्तु जो है वो किस प्राइस में मिल रही है। इस प्रकार क्या होगा, क्रेता और विक्रेता जो होंगे वो प्राइस में चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिफ्थ है साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी साधन कहीं और जा सकता है, किसी और उद्योग में जा सकता है या फिर ले जाया भी जा सकता है। जैसे कि किसी उद्योग में कोई अकुशल साधन अगर वहाँ पर मौजूद है तो उनको उनके स्थान पर हम लोग कुशल साधन का उपयोग कर सकते हैं, कुशल साधनों को ले आ सकते हैं। तो ये गतिशीलता जो है, पूर्ण जो गतिशीलता होगी वो मौजूद होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। नेक्स्ट इज कोई यातायात लागत नहीं, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता की एक यह शर्त है कि यहाँ कोई भी यातायात लागत नहीं लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर लगेगा तो क्या प्राइस में चेंजेस हो जाएंगे। इस प्रकार क्या होता है, कॉस्ट अगर नहीं लगती है तो कोई भी विक्रेता जो होगा वो प्राइस को चेंज नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, फर्म जो होती है वो प्राइस प्राप्त करता होती है, प्राइस निर्धारक नहीं है।
मतलब कि वो कीमत को प्राप्त करती है, कीमत का निर्धारण नहीं करती है। मैं दोस्तों बता दूं आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। ऐसा इसलिए होता है, ये मैं समझाती हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ दो डायग्राम है। एक में मैंने इंडस्ट्री लिखा है ऊपर में और एक में मैंने फर्म लिखा है। इंडस्ट्री के नीचे आप देख रहे होंगे कि प्राइस मेकर है और फर्म के नीचे देख रहे होंगे प्राइस टेकर है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस को बनाती है, निर्धारण करती है, और फर्म जो होती है वो प्राइस को प्राप्त करती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि प्राइस को चेंज नहीं किया जा सकता है, प्राइस एक ही रहता है। एक समान वस्तु का प्राइस जो होता है वो एक ही होता है। चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं। दोस्तों आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने प्राइस लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्राइस लिखा है और यहाँ आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस पर मैंने आउटपुट को लिया है और वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस को लिया है। ये इंडस्ट्री का है और ये फर्म का है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो कि डी जो रेखा है ये डिमांड कर्व है और एसएस जो है वो सप्लाई कर्व है, ठीक है। यहाँ पर OQ उत्पादन हो रहा है और OP जो है वो प्राइस है, E इक्विलिब्रियम है, ठीक है। प्राइस जो है वो एक सीधी रेखा के रूप में फर्म की भी सीधी रेखा है, देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने AR = MR लिखा है। फर्म जो होती है वो प्राइस को प्राप्त करती है, ठीक है। उसे OP प्राइस ही लेना है, वो चाहे कितनी भी इकाइयाँ प्राप्त कर ले। इस प्रकार क्या होता है कि एक फर्म का जो वस्तु की जो मांग होती है वो पूर्ण लोचदार होती है। इसका अर्थ यह है कि वो कितनी भी मतलब कि उत्पादन को घटाएगा या फिर बढ़ाएगा, लेकिन प्राइस जो होगा एक ही रहेगा। तो इसलिए ये पूर्ण लोचदार होता है। चलिए दोस्तों मैं हम आपको बता दूं कि AR = MR क्यों लिखा है यहाँ पर, ये भी तो एक क्वेश्चन है, ठीक है। P जो होता है हमारा जो प्राइस है P, ठीक है, वो AR भी मान लिया गया, उसको MR भी मान लिया गया, ठीक है। AR = MR होता है। देखिए हम लोग AR जो होता है उसको हम लोग प्राइस भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जैसे कि एवरेज रिवेन्यू, ठीक है ना। एक यूनिट पर हम लोग कितना पैसा मिल रहा है, तो वो प्राइस भी हो गया एक तरह का, ठीक है। दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि यहाँ AR = MR क्यों है, ये ऐसी शर्त क्यों है। दोस्तों यहाँ पर मैंने देखो क्वांटिटी सॉल्ट AR TR MR को लिया, ठीक है। तो क्वांटिटी तो हो गई 1 2 3 4 5। AR जो है, AR का मतलब आप जान रहे हो कि एवरेज रिवेन्यू पर यूनिट रिवेन्यू, ठीक है। TR जो है वो टोटल रिवेन्यू हो गया, MR जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू हो गया। दोस्तों मैंने मान लीजिए एक क्वांटिटी को बेचा है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, 20 रुपये मिल रहा है, क्योंकि मैं प्राइस को घटा या बढ़ा नहीं सकती हूँ, तो 20 रुपये मिल रहा है। तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा, 20 ही होगा, ठीक है। MR 20 है, ठीक है। अब मैंने दूसरी क्वांटिटी को बेचा, 2 क्वांटिटी बेच रही हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, प्राइस फिर भी 20 ही मिल रहा है। मैं प्राइस को बढ़ा नहीं सकती या घटा भी नहीं सकती। तो क्या हो रहा है, टोटल रिवेन्यू क्या होगी, 2 इकाइयाँ मैंने बेची है तो 40 हो गई है। TR क्या हो गया हमारा, 40 हो गया। लेकिन MR जो है हमारा वो 20 ही है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 20 से 40 गए तो 20 बचा। हमारा एक अतिरिक्त इकाई होता है ना MR, तो एक अतिरिक्त इकाई के रूप में 20 ही हुआ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, तो AR = MR हुआ। इसलिए एक फर्म का जो AR = MR होता है, फर्म का AR = MR होता है, क्योंकि वो प्राइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए AR = MR होता है। दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लेकर आऊँगी, जिसमें मैं फर्म की इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में बताऊँगी, और इंडस्ट्री की भी इक्विलिब्रियम को भी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में बताऊँगी। थैंक यू दोस्तों।